हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कशन करेंगे 18 नवंबर 2023 की न्यूज़ का। इंडियन एक्सप्रेस की सारी न्यूज़ होंगी। पहली न्यूज़ है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने क्वेश्चन कर दिया है हरियाणा का जो लॉ आया था 2020 के अंदर, हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स एक्ट 2020। ये जो है इसको नल एंड वॉइड करार दिया है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने। इसके अंदर आपको पता होगा 75% तक कोटा था प्राइवेट जॉब्स के अंदर हरियाणा के रेजिडेंट को, और इन्होंने ये बोला है कि डिस्क्रिमिनेटरी है, इट इज़ अ डिस्क्रिमिनेटरी एक्ट। इन्होंने जो बोला है हरियाणा हाई कोर्ट की अगर हम बात करें तो इन्होंने एक रीज़न दिया है। रीज़न ये है, यहाँ पे इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात की है, प्रिंसिपल ऑफ मोरालिटी। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि स्टेट कैन नॉट डायरेक्ट द प्राइवेट एम्प्लॉयर्स टू डू व्हाट हैज़ बीन फॉरबिडन टू डू अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो चीज़ें मना है, स्टेट जो है उन चीज़ों को नहीं कर सकती। कहने का मतलब यही है। इसके साथ ही आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है ये आप The Haryana Assembly has cleared a 75% quota for locals in private jobs in Haryana. This will, of course, include multinational hub Gurugram, the Deputy Chief Minister announced today. हर नौकरी जो 50,000 की तनख्वाह प्रतिमाह से नीचे है उसके ऊपर बिल पारित किया है, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द महामहिम भी इसको स्वीकृति देने का काम करेंगे। और हरियाणा प्रदेश के अंदर आने वाले समय में जितनी भी एम्प्लॉयमेंट आएगी उसके अंदर हमारे युवाओं को 2/3 नहीं 3/4 हमारे युवाओं को हम रोजगार में रिजर्वेशन देंगे। ओके। तो इस रिजर्वेशन को चैलेंज किसने किया है? प्राइवेट एम्प्लॉयर्स ने। प्राइवेट एम्प्लॉयर्स सच एज बिल्डर्स, इन्होंने बोला है अगर हमें मल्टी स्टोरेड कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ गया, सपोज कीजिए कहीं पे मल्टी स्टोरेड कॉम्प्लेक्स, और उसमें आपको होता है कोई भी कॉम्प्लेक्स या घर भी बनाते हो तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट आपको स्किल्ड लेबर की ज़रूरत होती है। तो इनका कहना है कि कश्मीर से हम उन लेबर्स को लाते हैं जो कि वुड वर्क में बहुत अच्छा है, पंजाब से हम उन स्किल्ड लेबर को लाते हैं जो कि किसके अंदर अच्छा है, स्टील फ्रेम्स बनाने के अंदर और बिल्डिंग्स का फ्रेम बनाने के अंदर बहुत बेहतरीन है। उसके साथ सिविल वर्क के लिए हम कहाँ से लेके आते हैं लोगों को? उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग। यहाँ के लोग सिविल वर्क बहुत अच्छा करते हैं, जिसको हम चिनाई का काम भी बोलते हैं। उसके साथ हम देखेंगे पेटिशनर्स, एमटी इंडस्ट्री एसोसिएशन एंड अदर्स, इन्होंने बोला है जो ये लॉ है, ये जो लॉ है ये हमारे डायरेक्टली आर्टिकल 19 के अगेंस्ट है। आपको आर्टिकल 19 आपने देखा होगा, फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन एंड ट्रेड, ये वही है। तो उन्होंने बोला ये जो पर्टिकुलर लॉ है ये हमारे आर्टिकल 19 के अगेंस्ट है। ओके। तो इसके साथ ही ये चीज़ें आपको देखनी होगी भाई। ये कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की तो हम बात करते हैं, यहाँ पे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं हम अपने देश के अंदर। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जिसमें एक स्टेट दूसरे स्टेट्स के साथ या फिर सेंटर और स्टेट्स के बीच में एक अच्छा कंपटीशन होता है, लेकिन यहाँ पे ये कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म बन गया है, राइट। एक स्टेट आप देखोगे जैसे हरियाणा इसको लागू किया, कर्नाटका ने इसको लागू किया, महाराष्ट्र ने इसको लागू किया, लेकिन हरियाणा और कर्नाटका के अंदर तो शायद ये खत्म हो चुका है क्योंकि हाई कोर्ट ने इसको क्वेश्चन कर दिया है। लेकिन दूसरी स्टेट भी अगर सोचिए ऐसा ही लॉ लेके आए तो जो आम नागरिक हैं जिसको अच्छी नौकरी कहीं पे मिल रही है या फिर जो एम्प्लॉयर है उसको इस तरह की कोई स्किल्ड वर्कफोर्स चाहिए तो वो यहाँ वहाँ जाके काम नहीं कर पाएगा। तो ये देश की इंटीग्रिटी के लिए, नेशनलिज्म के लिए ये अच्छा नहीं है। दिस इज़ द मेन की मैसेज। अच्छा, तो सेकेंड न्यूज़ हम देखते हैं। दूसरी न्यूज़ हम देखेंगे यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर डीप फेक। इसके ऊपर G20 में एक मीटिंग हुई थी। वो मीटिंग के अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो बोला था वो आपको जरूर सुनना चाहिए। जुड़ेंगे। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में टेक्नोलॉजी को रिस्पॉन्सिबल तरीके से उपयोग में लाने की जरूरत है। पूरी दुनिया में एआई के नेगेटिव यूज को लेकर चिंता बढ़ रही है। भारत की स्पष्ट सोच है कि एआई के वैश्विक रेगुलेशन को लेकर हमें मिलकर काम करना चाहिए। डीप फेक समाज के लिए, व्यक्ति के लिए कितना खतरनाक है, इसकी गंभीरता को समझते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। हम चाहते हैं कि एआई शुड रीच द पीपल एंड इट मस्ट बी सेफ फॉर द सोसाइटी। इसी ठीक है, तो इन्होंने बोला कि एआई जो है सबके पास पहुंचना चाहिए, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? सबके पास अगर पहुंचेगा और इन लोगों के पास पहुंच गया जो कि एंटी सोशल एलिमेंट है, तो वो हमारे जो सोसाइटी के अंदर जो फॉल्ट लाइन होती है, जैसे फॉल्ट लाइन अगर हम बात करूं तो हमारे यहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत है, हमारे यहाँ पे इलिटरेसी बहुत है। तो डाइवर्सिटी और इलिटरेसी होने के कारण क्या कर सकते हैं, वो उस फॉल्ट लाइन को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं और
सिचुएशन ऐसी अराइज हो सकती है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो सकती है। तो देश के अंदर अभी भी बहुत ही ज़्यादा डिजिटल इलिटरेसी है। डिजिटल इलिटरेसी होने के साथ ही इलिटरेसी वैसे भी है, गरीबी है, तो जल्दी ही जो है लोग हैं उनको पता नहीं लग पाता ये जो वीडियो है ये मॉफ्ड वीडियो है या फिर रियल वीडियो है, किस तरह की वीडियो है उनको पता नहीं होता। तो इसलिए ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बन सकती है। अब इन चीज़ों को डील कैसे किया जाए, इन्होंने इनके साथ मीटिंग भी की है। जो बड़े बड़े टेक्नोलॉजी हाउसेज हैं जो चैट जीपीटी चलाते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ज़रूरत है आज के टाइम पे हमें। इसको आपको एक क्वेश्चन के रहना चाहिए कि ये इंसिडेंट हुआ था, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी G20 मीटिंग के अंदर एआई से जो जुड़े खतरे हैं उसके बारे में हमने बात की थी। इन्होंने खुद का एग्जाम्पल भी दिया कि उन्होंने खुद की एक ऐसी वीडियो देखी जिसके अंदर वो एक गरबा कर रहे थे, एक डांस कर रहे थे, ठीक है, एक फोक डांस है। अच्छा, तो हम जल्दी से नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है शो कोज नोटिस इशूड टू जीके मेडिकल सेंटर। ये केस स्टडी आपको याद होनी चाहिए। केस स्टडी मैं आपको बता देता हूँ इस केस स्टडी के अंदर है क्या। मैं आपको कुछ फोटो दिखाऊंगा, उस फोटोज़ में आपको पता लगेगा कि ये कौन लोग हैं। इसके अंदर आप देखोगे नीरज अग्रवाल जो हैं ये एक सर्जन होते थे। प्लीज़ लुक एट दिस फोटो। फोटो देखने के बाद आपको पता चला होगा ये नीरज अग्रवाल जो हैं फर्स्ट नंबर के, तो इनके पास सर्जन की डिग्री है, ये एक ऑथेंटिक डॉक्टर है, लेकिन इनकी जो टीम है वो MBBS है, वो सर्जरी नहीं कर सकते। और कई बार इन्होंने ऐसी सर्जरी की है जिनसे लोगों की जान भी गई है, 2 लोगों की जान जा चुकी है। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आया था। अगर मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊं तो क्वेश्चन था द नेक्सस बिटवीन फार्मास्यूटिकल कंपनीज एंड डॉक्टर्स। तो उसके बारे में अलग से डिटेल में हम बात करेंगे, लेकिन आपको बस ये केस स्टडी याद होनी चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ हम देखते हैं रेकलेस प्रोमिसेस। अब ये रेकलेस प्रोमिसेस क्या है, जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था, ध्यान से आप देखिए, इसी से रिलेटेड है रेकलेस प्रोमिसेस। तो रेकलेस प्रोमिसेस अभी जो ये न्यूज़ है ये तो 18 नवंबर की है, लेकिन इलेक्शंस का रिजल्ट आ चुका है। इलेक्शन के रिजल्ट से पहले आप देखोगे जब कैंपेन चल रही थी, दोनों नेशनल पार्टीज जब कैंपेन कर रही थी तो बहुत सारी बातें उन्होंने कही लोगों को। क्या क्या बातें उन्होंने कही है? उन्होंने कहा है कि हम जो हैं MSP को बढ़ा देंगे। जो पहले आप देखोगे 2275 रुपये पर क्विंटल हम जो है अनाज को प्रोक्योर कर रहे थे, अब उसको 2700 रुपये हम कर देंगे। ये सारी जो हैं ये सारे वादे थे, कस्में थे, इलेक्शन से पहले लिए गए थे। एंड दिस बोथ नेशनल पार्टीज दे आर कॉम्पिटिटिव इन ए फिस्कल रेस टू द बॉटम, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं फ्री में नहीं होती, कि इन चीज़ों के लिए पैसा लगता है और ये सारे अनप्रोडक्टिव वर्क हैं, ठीक है। तो इसके साथ आपको ये देखना पड़ेगा क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, समझिए, सोचिए। क्वेश्चन क्या पूछा था 2000। अब भी हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ज़रूरत है, देश के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ज़रूरत है, ना कि कोई ऐसे वादों की, रेटोरिकल प्रोमिसेस की ज़रूरत नहीं है। अब वो कौन कौन से रेटोरिकल प्रोमिसेस है देख लो, मैं बता देता हूँ आपको। MSP को बढ़ाने की बात हुई थी, ठीक है। PM किसान के अंदर 6000 रुपये मिलते हैं साल में, इन्होंने बोला था हम 12000 रुपये देंगे। दूसरा इन्होंने बोला कि हम जो है फार्म लोन वेव कर देंगे, ठीक है। 100 यूनिट तक फ्री इलेक्ट्रिसिटी देंगे। 3000 रुपये अनएम्प्लॉयड यूथ को देंगे। उसके साथ ही 1250 पर मंथ टू वीमेन फॉर पुअर फैमिलीज देंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या होती है, कॉम्पिटिटिव पॉपुलिज्म के अंदर आती है। एक वर्ड, नया वर्ड है आप लोगों के लिए, लेकिन ये वर्ड अगर आपको CFF एग्जाम में अगले साल दिखे, कॉम्पिटिटिव पॉपुलिज्म, तो इसको देख के थोड़ा सा आपको पजल्ड नहीं होना है। आपको याद रहना चाहिए कॉम्पिटिटिव पॉपुलिज्म हमने पढ़ा था, क्या चीज़ें होती हैं। पॉपुलिज्म के अंदर वोट बैंक पॉलिटिक्स होती है, कैश फॉर वोट होता है, तो यही इसके अंदर है। कॉम्पिटिटिव मतलब 2 नेशनल पार्टीज आपस में क्या कर रही हैं, कॉम्पीट कर रही हैं फॉर वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए। अब इसमें हम देखते हैं देश के अंदर जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है 3.7% है, जो कि पिछले 5 सालों से कम है। पिछले 5 सालों में आप देखोगे 5.4% रहता था, लेकिन अभी ठीक है। अब इसमें आप देखिए हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यम, इन्होंने बोला है, फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, कि ये जो सिचुएशन है हमारे देश के अंदर ये न्यू वेलफेयरिज्म के अंदर आती है। पहले जो चीज़ें हम करते थे, सब्सिडीज़ और ये पॉपुलिज्म, वो ओपन एंडेड होती थी। ओपन एंडेड सच एज कि हम आपको अनाज देंगे, हम आपको मनरेगा के अंदर काम देंगे 100 दिन का, ये सारी ओपन एंडेड होती थी। लेकिन अभी जो है न्यू वेलफेयरिज्म के अंदर, जनधन आधार मोबाइल के अंदर, जैम ट्रिनिटी के अंदर हम टारगेटेड फोकस करते हैं, जिन लोगों को ज़रूरत है उन तक हम पहुंचते हैं। तो न्यू वेलफेयरिज्म का नया तरीका है। अभी आप देखोगे फ्री फूड ग्रेन की भी बात हुई है। उन्होंने बोला है कि अगले 5 साल तक, प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला है कि अगले 5 साल तक हम क्या करेंगे, फ्री में अनाज देंगे, ठीक है।
2 या 3 रुपए पहले देने पड़ते थे, अब वो भी देने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमें वे फॉरवर्ड क्या करने की ज़रूरत है? वे फॉरवर्ड मतलब फिस्कल प्रूडेंस। फिस्कल प्रूडेंस के ऊपर हमें कोशिश करनी चाहिए, मतलब जहाँ पे पैसा खर्चने की ज़रूरत है वहाँ पे हमें खर्चना चाहिए। आई विल शो यू ए वीडियो, आप इसको वीडियो को देखिए, आपको थोड़ा आइडिया ज़रूर लगेगा। दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। In 2023, several states were embroiled in a cash for votes scandal. In Telangana, the BJP and the BRS accused each other of distributing money to voters in the Karimnagar constituency. There were unprecedented seizures in the state by the EC, with rupees 724 crore being confiscated in cash, liquor, drugs and gold just between 9th October and 27th November. During the 2018 assembly polls, this number was just about 145 crore. The Election Commission noted that drugs, cash, freebies, liquor and precious metals worth more than 1,760 crore was seized from the 5 poll-bound states. This was 7 times more than the 2018 elections. Not just Telangana. Even in Madhya Pradesh, 2 viral videos surfaced of BJP leaders offering money. जिस पोलिंग बूथ पे एक भी वोट कांग्रेस को नहीं मिलेगा, उस बूथ के अध्यक्ष को 51,000 रुपए दूंगा मैं। 51,000। The EC registered a case of misconduct on Rajput, who was the state's transport minister. The Congress government in Rajasthan announced a water scheme worth 21,000 crores hours before the poll schedule was released. Earlier, they also promised free smartphones and subsidies on LPG and electricity to women. The BJP government in Madhya Pradesh announced 3 new medical colleges and launched a scheme that promised 1,000 to 3,000 rupees per month to married, widowed and divorced women. The Aam Aadmi Party, also trying to make its mark in the central state, also promised free education, medical care and electricity. Even the Modi government extended its free food grains program for 5 more years. While the Supreme Court said that the promise of freebies was a corrupt practice, in Madhya Pradesh alone, the freebies promised would cost the next government about rupees 25,000 crore each year. Okay, I think this makes some sense. नेक्स्ट मूविंग टू अनदर न्यूज़। ये न्यूज़ है हमारी गवर्नर के ऊपर। अभी आपके एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन पूछा था, आई विल शो यू द क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये था, द रोल ऑफ गवर्नर इन इंडियन पॉलिटिक्स। 2016 के अंदर वो क्वेश्चन पूछा था, 2015 के अंदर वो क्वेश्चन पूछा था। देखने की जरूरत है, मैं बता देता हूँ। एक स्टोरी है, स्टोरी को सुन लेना। तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि, इन्होंने 11 बिल को क्या किया है, विदहोल्ड किया है और इसको दोबारा स्क्रूटिनी के लिए भी नहीं भेजा, रिकंसिडरेशन के लिए भी नहीं भेजा सरकार के पास। जब तक वो रिकंसिडरेशन के लिए नहीं जाएंगे असेंबली के पास और असेंबली उसको दोबारा से गवर्नर के पास नहीं भेजती, तो गवर्नर को आपको पता है उसको क्या करना पड़ता है। रिकंसिडर होने के बाद आपको उसको करना पड़ता है, उसको एसेंट देना ही पड़ता है, अगर अनलेस एंड अनटिल वो प्रेसिडेंट के लिए कंसिडर ना किए गए हों। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं वो 11 बिल कौन कौन से हैं। 11 बिल है ये। एक आपका रिलेटेड है ऑनलाइन गैम्बलिंग को प्रोहिबिशन करने के लिए, एंटी करप्शन मेजर्स के लिए, नीट एग्जाम के लिए। ठीक है, और उसके साथ आप देखोगे RN रवि साहब जो है पहले भी चर्चा में रहे हैं, वो चर्चा मैं आपको दिखा देता हूँ। प्लीज़ लुक एट द वीडियो, थोड़ा वीडियो देखोगे तो थोड़ा समझ में आएगा, पिक्चर मेमोरी आपको याद रहेगी। ओके, तो इस पे आपको पता होगा कि वहाँ के गवर्नर जो हैं पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व थे। क्या इन्वॉल्व थे? ए गवर्नर शुड नॉट स्पीक पॉलिटिक्स, इट विल सेंड अ रॉन्ग प्रेसिडेंट। किसने कहा था? जो प्रेसिडेंट हैं, पार्टी प्रेसिडेंट हैं तमिलनाडु के बीजेपी के अन्नामलाई, जो कि फॉर्मर IPS ऑफिसर भी रह चुके हैं। इन्होंने बोला कि गवर्नमेंट को पॉलिटिक्स नहीं बोलनी चाहिए, ये एक रॉन्ग प्रेसिडेंट सेट करेगा। रॉन्ग प्रेसिडेंट कैसे सेट करेगा? क्योंकि गवर्नर जो है, ऑल्दो ही इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, लेकिन वो सेंटर के एजेंट हैं
और आपको पता है जो गवर्नर होते हैं सेंटर उनको डायरेक्ट कर सकता है और उनकी स्टेट की इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर इंटरफेयर कर सकता है। और तमिलनाडु गवर्नमेंट यही बोल रही है कि हमारे इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर सेंटर जो है गवर्नर के द्वारा इंटरफेयर करने की कोशिश हो रही है। अब कोर्स करेक्शन क्या हो सकता है? ही मस्ट गिव एसेंट टू द बिल, जो कि रिक्वायर्ड बिल है जिससे आम लोगों को गवर्नेंस अच्छी मिल सकती है, उन बिल को जल्दी से जल्दी पास कर देना चाहिए। और दूसरा जो है, आपको पता है ढेर सारी कमेटीज थी, आपको पता है सरकारिया कमेटी की रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जो कि गवर्नर के रोल को थोड़ा और डाइल्यूट करने की बात करता है, राइट। सो दिस इज ऑल। नेक्स्ट न्यूज़ हम देखते हैं, COP28 इन दुबई। ये न्यूज़ जो है पुरानी है लेकिन अभी भी क्या है इंपॉर्टेंट है। COP28 हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, लेकिन अभी आप देखोगे उसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट आउटकम्स आई है। उस आउटकम से पहले हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये न्यूज़ जो है 18 नवंबर की है, ये उस टाइम की न्यूज़ है, तो उसको उसी हिसाब से हम डिस्कस करेंगे। इसमें आपको पहले ये बता देता हूँ थोड़ा सा कि इसके अंदर जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट आप डायरेक्ट अपने पेपर 2 के अंदर यूज़ कर सकते हो। जैसे वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की जो रिपोर्ट है उसके अंदर बोल रहे थे कि जो हमने 1.5 डिग्री सेल्सियस तक जो हमने थ्रेशोल्ड सेट किया था कि इससे ऊपर हम जो है अर्थ का टेम्परेचर नहीं बढ़ने देंगे, वो 2023 में ही टूट सकता है या फिर आने वाले 3 या 4-5 साल के अंदर। तो ये WMO की रिपोर्ट है। दूसरा उन्होंने बोला है कि एक UN की रिपोर्ट है, अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट। इन्होंने बोला है कि जो वादा किया गया था $100 बिलियन रुपीस डेवलप्ड कंट्रीज किसके लिए देंगी, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, वो तो अभी तक हुआ भी नहीं है। हमें सिर्फ अभी तक 21 US बिलियन डॉलर अभी तक क्या है उन गरीब लोगों तक डिस्पैच हो चुके हैं। उन्होंने बोला है अगर सच में ही आपको कुछ अडेप्टेशन करना है ढंग का, तो हमें तकरीबन 215 US बिलियन डॉलर की जरूरत पड़ेगी, जिससे हम कुछ मीनिंगफुल अडेप्टेशन कर सकेंगे। ये UN की रिपोर्ट है, अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, इसको आप कनेक्ट करना। तीसरा हम देखते हैं रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड। देखो आपका एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन जरूर आया था, मैं उस क्वेश्चन को आपसे कनेक्ट करने की कोशिश जरूर करूंगा। क्वेश्चन था, ये वर्ल्ड के स्पेसिफिक है, तो वर्ल्ड में अगर हम देखें रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने बोला है अभी करंट जो हमारी स्टेट है रिन्यूएबल एनर्जी को लेके वो 3400 गीगावाट तक हम ऊर्जा पैदा करते हैं पूरी दुनिया के अंदर। इसको 3 गुना करने की कोशिश हो रही है, 2030 तक हम इसको 3 टाइम्स कर देंगे। एंड इससे क्या होगा, हम 70% तक हम इलेक्ट्रिसिटी जो है हम ग्रीन एनर्जी जो है पैदा कर पाएंगे, जो कि अभी 28% है। इससे क्या होगा, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है वो कह रही है अगर ऐसा हम कर पाते हैं तो हम जो है 7 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट एमिशन जो है हम कम कर पाएंगे। ठीक है, फिर हमें कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करने की भी जरूरत नहीं है। उसके साथ ही हम देखते हैं 2 इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि डिलीवरी ऑफ 100 बिलियन। अभी जो दुबई के अंदर जो मीटिंग हुई है, प्लीज़ मुझे ये बताना कि कितने रुपए के ऊपर एग्रीमेंट हुआ है फाइनली। ये इसका नंबर जो है इसका 3 टाइम्स है। मुझे कमेंट करके बताना एग्जैक्ट नंबर क्या होगा जिसमें डेवलप्ड कंट्रीज क्या है अग्रीमेंट पे आई हैं कि हम इतना पैसा जो है सालाना डेवलपिंग कंट्रीज को क्या करेंगे, अवेलेबल कराएंगे, डिस्पैच करेंगे फॉर द अडेप्टेशन, राइट। इसके साथ हम देखते हैं मनी फॉर लॉस एंड डैमेज फंड। द क्रिएशन ऑफ लॉस एंड डैमेज फंड वाज द ओनली सेविंग ग्रेस फॉर एन अदरवाइज डिसअपॉइंटेड क्लाइमेट मीट। इजिप्ट के अंदर जो लास्ट ईयर COP27 हुई थी शमल शेख के अंदर, तो वहां पे इसको लेके क्या हुआ, फाइनलाइज नहीं कर पाए मनी फॉर लॉस एंड डैमेज फंड। लेकिन दुबई में एक्सपेक्टेड है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं सॉर्ट कर दी जाएंगी। उसके साथ हम देखते हैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ग्लोबल स्टॉक चेन। अब ग्लोबल स्टॉक टेक 2015 में पेरिस के अंदर एक मीटिंग हुई थी। मीटिंग के अंदर हमने ये देखा था कि काफ़ी कंट्रीज जो हैं अग्रीमेंट पे तो आ जाती हैं, प्रोमिसेस कर देती हैं, लेकिन अल्टीमेटली ग्राउंड पे क्या हो रहा है वो हमें नहीं पता। नाउ कंट्रीज आर सपोज टू असेस, अब उनको खुद असेसमेंट करने की ज़रूरत है जो भी उन्होंने अग्रीमेंट किया है या फिर जो उन्होंने प्रॉमिस किया है अगेंस्ट द फाइट अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज, वो कहाँ तक पहुँचे हैं। ठीक है, क्या उन्होंने किया है अभी तक, क्या किया है, अगले 5 सालों में क्या करेंगे। ठीक है, तो जिससे वो थोड़े से अकाउंटेबल हो सकेंगे। सो ग्लोबल स्टॉक टेक की बात की है। उसके बाद फेज डाउन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। देखो इजिप्ट के अंदर इंडिया ने लास्ट मूवमेंट पर COP27 में क्या किया, एक पर्टिकुलर क्लोज को चेंज कर दिया। पहले जो हमारी क्लोज थी उस पर्टिकुलर एग्रीमेंट के अंदर वो थी हमारी फेज डाउन, फेज आउट। पहले थी फेज आउट कि हम कोयले के यूज़ को फेज आउट करते चले जाएंगे, लेकिन इंडिया ने लास्ट मोमेंट पर इस टर्म को बदल दिया, फेज आउट को फेज डाउन कर दिया। कहने का मतलब है इंडिया में अगर हम देखें 60 to more than 60% जो हमारी एनर्जी नीड है वो कोयले से पूरी होती है। अब कोयले से पूरी होती है तो एक
मतलब ओवर द नाइट हम कोयले के जो पावर प्लांट हैं, थर्मल पावर प्लांट है, उसको बंद नहीं कर सकते। तो इंडिया ने कहा था अभी हम डेवलपिंग जर्नी के अंदर हैं, अभी हमें हमारी इकोनॉमी को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए और लोगों को रोजगार चाहिए। तो हम जो एनवायरमेंट फ्रेंडली जो टेक्नोलॉजीज़ हैं अभी हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है। हम जो है 2070 तक हमने वादा किया है हम क्लाइमेट न्यूट्रल बनने की कोशिश करेंगे। तो इससे आप समझ जाइए कि इंडिया इज मूविंग टुवर्ड्स फेजिंग डाउन ऑफ कोल, नॉट फेज आउट। तो ये भी बहुत ट्रिकी था और इंडिया ने अपनी जान यहाँ से बचा ली है इस पर्टिकुलर टर्म को चेंज करके फाइनल मोमेंट पे, राइट। एंड वन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट इज पेपर 2 का डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप जो है शुरू हो चुका है। इसमें आप देखोगे करंट अफेयर से रिलेटेड डेली करंट अफेयर्स, मंथली मैगजीन, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, फैक्ट बुक जो पेपर 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसका पार्ट बनना चाहते हैं तो आप पार्ट बन सकते हो। ये लाइफ टाइम वैलिडिटी है और इसका ये नहीं कि 1 ही साल के लिए वैलिड है, इट वुड बी वैलिड फॉर जितने भी आपके अटैम्प्ट होंगे फर्दर, 1 अटैम्प्ट, 2 अटैम्प्ट, 3 अटैम्प्ट, आप हमेशा इसका पार्ट रहेंगे और ये जो ग्रुप है हमेशा एक्टिव रहेगा। आप इस पर्टिकुलर नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ इज अबाउट द CAP पेपर 2 डेडिकेटेड बैच, जिसके अंदर अगर आप पेपर 2 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं ग्राउंड लेवल से एक्सपर्ट की तरफ अगर आप जाना चाहते हैं और बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो दिस इज़ अ बैच फॉर यू। बहुत ही डेडिकेटेडली चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है, सारी चीज़ें इसके अंदर, मैं यहाँ पे इलेबोरेट नहीं करूँगा। अगर आपको लग रहा है हमारे कंटेंट देख के कि कुछ ना कुछ आपको मिलेगा तो आप इन चीज़ों पे कांटेक्ट कर सकते हैं, इस कांटेक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। द टीम विल कम इन कांटेक्ट विद यू, आपको सारी चीज़ों का वहाँ पे बता सकती है। ठीक है, सो थैंक यू गाइस।